आप देख रहे हैं 9 बजे का कोरोना बुलेटिन। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 23,077 हो गई है, जबकि अब तक 718 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के 4,749 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1684 नए केस सामने आए हैं, जबकि 37 मरीजों की मौत भी हुई है। तो पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 1684 नए केस सामने आए हैं। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, पिछले 24 घंटे में 1684 नए मरीज सामने आए हैं। इतने मरीज पिछले 24 घंटे में नहीं देखे गए हैं। ये बड़ा आंकड़ा है, ये काफी बड़ा आंकड़ा है। 1684 नए मरीजों का सामने आना ये काफी बड़ा आंकड़ा है। हालांकि 37 लोगों की डेथ हुई है। मैक्सिमम इससे ज्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं जो डेथ के आंकड़े हैं। अब तक 23,077 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं पूरे देश में। और बड़ी बात यह है कि 4749 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सरकार ने एक दिन पहले ही 30 दिन, क्योंकि लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हुए हैं, और एक दिन पहले कल ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें यह कहा था कि जिस तरीके से लॉकडाउन, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार ने जो भी स्टेप उठाए हैं अभी तक, उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। दूसरे देशों से भी तुलना की गई, कंपैरिजन किया गया, और मसलन बड़े देशों से भी तुलना की गई, अमेरिका और इटली जैसे देशों से। वहां पर यह कहा गया कि भारत ने काफी अच्छा किया है। अभी तक वहां की जो सिचुएशन है दूसरे देशों में, अब तक काफी बड़े मामले और बड़ी संख्या में भारत में आ चुके होते, लेकिन जो सरकार ने टाइम रहते ही, वक्त रहते ही स्टेप उठाए, उसकी वजह से ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। तो फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार आने वाले दिनों में और भी तमाम जो स्टेप उठा रही है, चाहे वो कोविड अस्पताल की हो, चाहे वो टेस्टिंग की मात्रा बढ़ाने की बात हो, संख्या बढ़ाने की बात हो, जिसकी वजह से बिल्कुल रवि, क्योंकि देश की आबादी काफी ज्यादा है, ऐसे में सरकार ने स्थिति को कंट्रोल किया हुआ है। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 23,000 से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं और अभी तक 718 लोगों की मौत हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 4,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू के भटिंडा और सुजमा इलाके में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों की सेहत की जांच तेज कर दी है। इन दोनों इलाकों को पहले ही रेड जोन घोषित किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में हुए कार्यक्रम में रोहिंग्या समुदाय के कुछ लोगों ने हिस्सा लिया था। और इसी जानकारी के बाद केंद्र सरकार ने इन दोनों इलाकों में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों की जांच करवाने का फैसला किया। इस समय हम हैं जम्मू के बठिंडी इलाके में। यहाँ पर रेड जोन घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं नाका एक जबरदस्त जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लगाया गया है। हर व्यक्ति की यहाँ पर जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है और हर हलचल पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। जांच से कोई छूटे नहीं, इसके लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। हम पूरा चार्ट बनाते हैं, हमारे पास पूरा चार्ट दिया होता है, उनके नाम, उनके पेरेंट एज, उनकी एज और उनके मतलब ट्रैवल हिस्ट्रीज कहाँ से। प्रशासन की तरफ से जो लोग इस काम में लगाए गए हैं, डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत की जांच भी वक्त वक्त पर करती रहती है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 7 डॉक्टरों को कोरोना हुआ है। डॉक्टरों के अलावा मेडिकल स्टाफ के साथ दूसरे लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो 7 डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं। तो कुल 14 लोग हैं, जिसमें 7 डॉक्टर और 7 मेडिकल स्टाफ के लोग भी हैं। प्रियंका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रियंका, ये अब बड़ी चुनौती हो गई है क्योंकि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। किन किन लोगों के ये संपर्क में आए थे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, अभी क्योंकि ये बाबू जगजीवन राम अस्पताल जो है ये कोविड अस्पताल नहीं है, ऐसे में अंदेशा यही जताया जा रहा है कि कोई और पेशेंट यहाँ आया होगा जिसके कांटेक्ट होने से पहले 2 डॉक्टरों की खबर आ रही थी। उसके बाद वो डॉक्टर जिनसे मिले, उनके बाद अब ये पता चल रहा है कि 14 लोग जो वहाँ पर है वो कोरोना से संक्रमित हैं, पॉजिटिव है। ऐसे में अब ये डॉक्टर्स, इनके परिवार, ये इन्होंने किन किन पेशेंट्स को देखा, उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। अब उनके बाद जो पेशेंट जो सिम्टोमेटिक होंगे उनको इलाज के लिए लेकर आया जाएगा, बाकी को क्वारंटीन करने की व्यवस्था रहेगी। इससे पहले ये बताएं कि कल भी इसी तरीके से जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, वहाँ पर भी एक मामला आया है। जो सफाई कर्मी है वो कोरोना पॉजिटिव है। उससे पहले वहाँ 26 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। तो यानी कि अस्पतालों की स्थितियां जो है वो लगातार बिगड़ रही हैं। जी जस्टिस, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 6,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 778 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या
427 हो गई है। यही नहीं, अकेले मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। मुंबई में 24 घंटों में 522 नए मरीज बढ़े हैं। वहां धारावी में एक दिन में कोरोना के 25 नए मरीज मिले, एक मरीज की मौत हुई है। अब तक धारावी में कुल 214 मरीज मिल चुके हैं। वहां कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में 522 नए मरीज मिले हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 778 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 14 लोगों की मौत भी हुई है। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जो कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित है और यहाँ पर अब कोविड पेशेंट्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका राजधानी में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। जहांगीरपुरी इलाके के एच ब्लॉक में 46 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए अब वहां एच ब्लॉक को पूरी तरह सील कर दिया गया है। मतलब अब वहां लोग जरूरी सामान लेने के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इससे पहले जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक में 31 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी और इलाके के पुलिस थाने में भी एक एएसआई का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। कहा जा रहा है कि एएसआई से ही बाद में उसकी पत्नी को भी कोरोना हो गया। जहांगीरपुरी में अब तक पुलिस से जुड़े 7 कोरोना मरीजों की पुष्टि विभाग कर चुका है। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने 174 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया गया कि ये सभी लोग अलग अलग गाड़ियों में अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खबर मिलने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जब इन लोगों को रोका गया, उन्होंने वहां जमकर हंगामा भी किया। यूपी के शामली में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। कोरोना फैलाने की आपराधिक साजिश के केस में मौलाना साद को लंबे वक्त से ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसे ढूंढने शामली में उसके फार्म हाउस पर पहुंच गई। फार्म हाउस का गेट खोलकर क्राइम ब्रांच की टीम अंदर घुसी और वहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया। क्राइम ब्रांच की टीम में कुछ पुलिस वाले मास्क लगाए भी नजर आए। पुलिस के साथ कुछ मीडिया कर्मी भी फार्म हाउस में घुसे और उन्होंने फार्म हाउस की देखरेख करने वाले एक आदमी से कुछ जानकारी लेने की कोशिश की। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पता नहीं क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले आ रहे हैं। कुछ देर बाद मीडिया कर्मियों को फार्म हाउस से बाहर कर दिया गया और पुलिस अंदर तलाशी लेती रही। काफी देर बाद पुलिस बाहर निकली, लेकिन उसके हाथ मौलाना साद नहीं लगा। बताया गया कि पुलिस ने फार्म हाउस में काम करने वाले कुछ लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन वो लोग ये नहीं बता पाए कि मौलाना साद वहां कब आया था। पुलिस को जवाब नहीं मिला तो वो मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाई। जो मौलाना साहब नहीं मिल रहे हैं सर, क्या नाकामी मानते हैं सर? कुछ देर बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वहां से गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के हॉटस्पॉट मालेगांव में 4 नए मरीज सामने आए हैं। मालेगांव में पिछले 12 घंटों में 4 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। मालेगांव में अब तक 14 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 110 पहुंच गई है। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, मालेगांव हॉटस्पॉट है, 4 नए मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? जैसे देखिए, महाराष्ट्र में लगातार जो है वो कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 6,500 से ज्यादा मामले अब वहाँ पर हो चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में जो कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये आंकड़ा कुल 110 तक पहुंच गया है और महज 12 घंटे में 4 नए मरीज आए हैं। तो 4 मरीजों की उसमें मौत भी हो चुकी है, यानी कि मौत का आंकड़ा 14 पहुंच चुका है। और वहाँ पे प्रशासन जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि जो लोग हैं वो काफी कंजेस्टेड इलाके में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं। और हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लोग भी वहाँ पे संदिग्ध हैं उनको तुरंत उनके घरों से बाहर निकालकर क्वारंटाइन किया जाए। यही लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन वहाँ पर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं सामान खरीदने के लिए, जो एसेंशियल चीजें हैं। यही पुलिस बार बार लोगों से गुजारिश कर रही है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, अगर निकल भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। लेकिन जसप्रीत, आपको बताना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ फॉलो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन और पुलिस दोनों दावा कर रहे हैं कि वो इसे कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जसप्रीत, महाराष्ट्र के मालेगांव में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया गया और कहा जा रहा है कि अचानक वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने कुर्सियां उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। रास्ता बंद करने के लिए पुलिस ने जो बल्लियां और बैरिकेड लगाए थे उन्हें भी गिरा दिया गया।
भीड़ ने पुलिस चौकी को भी नहीं छोड़ा। कुछ लड़के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करते नजर आए। जान बचाने के लिए पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि मदद के लिए जब और जवानों को भेजा गया तो वहां भगदड़ मच गई। पुलिस का दावा है कि वो लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही थी, लेकिन तभी भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। गौतम बुद्ध नगर के शारदा अस्पताल से कोरोना के 4 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ये सभी मरीज 13 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए थे। ठीक होने के बाद अस्पताल से निकलने पर इन सभी मरीजों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही सभी ठीक हुए मरीजों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहने की सलाह भी दी गई। कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला। पुलिस ने वहां के सासामऊ इलाके में सड़क पर बने एक डिवाइडर पर कोरोना का एक छोटा पुतला लगाया। इसके बाद लॉकडाउन के नियम को तोड़कर वहां से गुजर रहे लोगों से पुलिस ने कोरोना के पुतले से माफी मंगवाई। नियम तोड़ने वाले लोग कोरोना के पुतले के सामने खड़े होकर बेवजह बाहर नहीं निकलने की कसम खाते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सब्जी बेचने वाले आदमी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद घर वालों ने पुलिस चौकी का घेराव कर हंगामा किया। आरोप है कि कुछ रोज पहले एक पुलिस वाले ने सब्जी बेचने वाले की पिटाई कर दी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जिससे नाराज घर वालों ने जलालपुर पुलिस चौकी के सामने सड़क जाम कर दी और चौकी के बाहर शव रखकर हंगामा करने लगे। कई महिलाएं वहां रोती बिलखती दिखाई दी, जबकि कुछ लोग उन्हें चुप कराते नजर आए। हंगामे की वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही कई अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस के ज्यादातर जवान सिर में हेलमेट और मुंह पर मास्क लगाए दिखे। इसी बीच पुलिस के अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखे। बाद में पुलिस ने लाउडस्पीकर की मदद से भी लोगों से भीड़ नहीं लगाने की अपील की और जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने जबरन लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। तभी 2 महिला पुलिसकर्मी हंगामा कर रही एक महिला को पकड़कर ले जाती और उसे गाड़ी में बिठाती दिखाई दी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया और सड़क पर लगा जाम खुलवा दिया। सड़क जाम किया है तो इनके खिलाफ इस पर कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के मधु विहार में पुलिस ने एक बुजुर्ग की उनके घर दवा पहुंचाकर मदद की। गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग की एक रिश्तेदार ने दिल्ली पुलिस और सीएम अरविंद केजरीवाल को टैग करके एक ट्वीट किया और मदद मांगी। इसके बाद मधु विहार थाने के एसएचओ ने दवा कंपनी से संपर्क किया और 1 महीने की दवा बुजुर्ग के घर पहुंचाई। पुलिस की मदद के बाद परिवार ने सभी का शुक्रिया भी अदा किया। मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में ट्वीट किया और दिल्ली पुलिस को टैग किया। अगली ही सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया और वो दवाई ना सिर्फ उन्होंने पता की कि कहाँ से मिल सकती है, बल्कि वे खुद लेकर आए और उन्होंने मेरे परिवार के घर तक पहुँचाई। दिल्ली पुलिस, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में मामूली विवाद में एक आदमी ने अपने पड़ोसी पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। तलवारबाजी की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नीली टी शर्ट पहना मुखिया नाम का एक आदमी हाथ में तलवार लहराता और पड़ोसियों के साथ गाली गलौज करता दिखाई दिया, जबकि एक बुजुर्ग महिला उसे रोकती नजर आई। तभी मुखिया ने अपने पड़ोसी अरविंद नाम के एक आदमी पर तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। पड़ोसी पर तलवार से हमला करने के बाद भी मुखिया वहां से भागा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा रहा। इसके बाद बुजुर्ग महिला उसे थप्पड़ों से मारती दिखी, जबकि एक दूसरी महिला हमले में घायल अरविंद को संभालती नजर आई। रोने और चीखने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच गए। इसी बीच बुजुर्ग महिला ने मुखिया से तलवार छीन ली। बाद में बुरी तरह से घायल अरविंद को अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मुखिया को गिरफ्तार कर लिया और हमले में इस्तेमाल की गई तलवार भी बरामद कर दी। रात को एक वीडियो वायरल हुआ था, तो इसमें पड़ोसी का विवाद था। एक व्यक्ति को इसमें चोट लगी थी सर में। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। देश भर के ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने से पहले पीएम मोदी ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि कोरोना के संकट से निपटने में पंचायती राज के तमाम योद्धा प्रेरणा के स्रोत हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते की दर में अगले साल जुलाई तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कोरोना संकट की वजह से सरकार ने यह आदेश जारी किया, जिसमें बताया गया है कि इस साल 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को महंगाई भत्ते की जो किस्त मिलने वाली थी उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही आने वाली 1 जुलाई और 1 जनवरी 2021 में भी महंगाई भत्ते की दर और महंगाई राहत में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और सभी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को मौजूदा दर से ही भुगतान किया जाएगा। आदेश में यह भी बताया गया कि सरकार जैसे ही 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त जारी करने का फैसला लेगी, तब 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक की 3 किस्तों की दर भी उसमें जोड़ दी जाएगी। इससे 1 जुलाई 2021 के बाद महंगाई भत्ता फिर से सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को इस साल 1 जनवरी से अगले साल 30 जून तक का बकाया यानी अरियर नहीं दिया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की अपील पर गमछा बनाने का काम तेज कर दिया गया है। पीएम मोदी ने लोगों से अपने मुंह को गमछे से ढकने की अपील की थी, जिसके बाद खादी ग्रामोद्योग संघ गमछा बनाने के काम में तेजी से जुट गया है। बताया गया कि उन्होंने अब तक 5000 गमछों की सप्लाई कर दी है और 50,000 गमछों के मिले ऑर्डर के काम को पूरा किया जा रहा है। 2 शिफ्टों में लोग गमछा बनाने में जुटे हुए हैं। इससे एक तो कोरोना में गमछा काम करेगा मास्क की जगह पर, दूसरा है जो अभी जो बुनकर और कत्तिन जो है क्षेत्र में उनको बहुत बड़ा रोजगार भी इससे मिलेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांक्सी प्रांत का दौरा किया। कोरोना के संकट से उबरने और लॉकडाउन हटाने के बाद चीन लगातार पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए चीन के राष्ट्रपति भी लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने वुहान के बाद शांक्सी प्रांत का दौरा किया। शांक्सी प्रांत के शियान शहर में वो लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने कई दुकानदारों से भी बात की। इसके अलावा वो वहां के कुछ रेस्टोरेंट में भी पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। शी जिनपिंग ने भी हाथ हिलाकर लोगों को धन्यवाद दिया। शियान शहर में ही उन्होंने कई बड़ी फैक्ट्रियों का भी दौरा किया। ट्रक बनाने वाली एक कंपनी की यूनिट में भी वो पहुंचे। इस यूनिट में एक दिन पहले ही फिर से कामकाज शुरू हुआ है। अपने इस दौरे में शी जिनपिंग वहां की एक यूनिवर्सिटी में भी छात्रों से मिले और उन्हें प्रेरित किया। दिल्ली के करीब नोएडा में कुछ हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने गरीबों और बेघर लोगों के लिए रोटी बैंक शुरू किया है। इस मुहिम के तहत हर घर से 2 रोटी ली जाती है, जिन्हें इकट्ठा करने के बाद नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। बाद में इन रोटियों को गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। सामने आए वीडियो में एक हाउसिंग सोसाइटी में कुछ लोग गत्ते के डिब्बों में रोटियां इकट्ठा करते दिखे। अलग अलग जगहों से इकट्ठा की गई इन रोटियों को बाद में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी अपने दफ्तर लेकर पहुंचे, जिन्हें जरूरतमंद लोगों में बांटा गया। यहाँ लगभग 7X में ढेर सारी सोसाइटीज़ हैं, तो उन सोसाइटीज़ के सारे किचन को, कम्युनिटी किचन को हम जोड़ देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोटियाँ इकट्ठी हो पाएंगी और एटलीस्ट एक टाइम का जो खाना है उनको बेसिकली सब्जी के साथ ये रोटी मिल पाएगा। दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील किए जाने के साथ ही वहां से गुजरने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई। एक दिन पहले बॉर्डर सील किए जाने के बाद केवल डीएम की तरफ से जारी किए गए पास वाली गाड़ियों को ही गुजरने की इजाजत दी गई और उन गाड़ियों में सवार लोगों को भी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बॉर्डर पार करने दिया गया। जिस किसी के शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा पाया गया, पुलिस ने तुरंत उसकी गाड़ी को लौटा दिया। वापस करी गाड़ी, थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा डीएम की तरफ से जारी किए गए पास की भी जांच की गई। पुलिस की सख्ती से जरूरी सेवाओं से जुड़े कुछ ऐसे लोगों को भी परेशानी हुई जिनके पास बॉर्डर पार करने का पास नहीं था। अप्लाई फॉर द पास, अभी पास अप्रूवल पे पेंडिंग है, तो मेरी मिस्टेक नहीं है ना, मेरे एचआर वाले कह रहे हैं आप ज्वाइन करो। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दूसरे दिन ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखी, लेकिन दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर का हाल अलग रहा। वहां बॉर्डर सील होने के बाद भी कई गाड़ियां नजर आईं। हालांकि पुलिस ने जरा भी कोताही नहीं बरती और बेवजह घूम रही सभी गाड़ियों को बॉर्डर से लौटा दिया। ये जो गाड़ियां हैं ये बेवजह ही सड़कों पर घूम रही हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर, इसलिए गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में बढ़ते मामलों के बीच कोरोना के इलाज से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ, जिसमें डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली है। ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आए हैं। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज में सफलता पर सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी विक्रांत फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है?
देखिए, जो कोरोना के पेशेंट जिनको पहले पॉजिटिव पाया गया है लेकिन इलाज के बाद जो ठीक हो गए हैं, उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है और फिर उसके जरिए जो नेगेटिव, जिनके अभी पॉजिटिव कोरोना मरीज हैं, उसमें उसका ट्रांसफ्यूजन करके उनका इलाज किया जाता है। दुनिया के कुछ देशों में इस पर ट्रायल चल रहा है और दिल्ली में भी 4 से 5 मामलों में ये ट्रायल चल रहा था। देश के कुछ और राज्यों ने भी इस मामले में प्लाज्मा थेरेपी पर सेंटर से अनुमति मांगी थी, उनको भी अनुमति मिली है। लेकिन दिल्ली में एक अच्छी सकारात्मक खबर ये सामने आ रही है, जो हमें सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 मरीजों पर ये ट्रायल किया गया और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और इस मामले से जुड़े हुए लोगों के साथ इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि जो ट्रायल दिल्ली में किया गया है उसके क्या नतीजे रहे, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया इसका इलाज ढूंढ रही है और अगर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कुछ पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं और नतीजे अगर सकारात्मक आएंगे तो निश्चित तौर पर देश के लिए भी एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, तो विक्रांत हमारे सहयोगी अहम जानकारी देते हुए कि प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल है उसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं, ये अच्छी खबर दिल्ली से। इसी को लेकर के आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पुदुचेरी में एक कांग्रेस विधायक ने अस्पताल में डॉक्टरों के सामने झुककर उनका अभिवादन किया। कांग्रेस विधायक ने कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे इन डॉक्टरों की दिन रात की मेहनत का आभार जताया। कई बार इनके सामने झुककर सभी का सम्मान किया। तो डॉक्टर्स जो कि कोरोना योद्धा हैं, इनके सम्मान में एक विधायक ने, कांग्रेस विधायक ने सिर झुकाया, उनका सम्मान किया। कोरोना से जंग में डॉक्टर्स दिन रात जुटे हुए हैं, पहली पंक्ति में ये लोग खड़े नजर आते हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में ये देखिए कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने सिर झुकाकर डॉक्टर्स का सम्मान किया। नवी मुंबई में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इलाके में कई लोग घरों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस वालों ने पूरे इलाके की ड्रोन कैमरों से निगरानी तेज कर दी। जिन इलाकों में ड्रोन पहुंचा वहां घरों से बाहर निकले लोग भागते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग तो इतने लापरवाह दिखे कि एक साथ झुंड बनाकर खड़े नजर आए। एक रिहायशी इमारत की छत पर भी कई लोग एक साथ खड़े दिखे। इनमें कुछ लोग तो छोटे बच्चों को लेकर भी घूमते दिखे और जब ड्रोन इस इमारत की छत पर पहुंचा तो सभी लोग तुरंत भाग गए। एक इमारत की छत पर कुछ लोग एक साथ बैठकर खाना खाते नजर आए और जब ड्रोन इनकी छत के ऊपर पहुंचा तो ये लोग उठकर अपने घरों में चले गए। पुलिस वालों ने बताया कि जिन इलाकों में पहुंचने में परेशानी होती है वहां निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। वडगर खाड़ी किनारे पे हमें 10 लोग मिले, इनको हमने अरेस्ट करके इनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किया है। मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की ओर से भारत में मुस्लिमों के प्रति भेदभाव के आरोपों को सरकार ने गलत और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक OIC गलत बयान दिया गया है OIC की तरफ से, जो बेहद दुखद है। भारत ने दो टूक कहा कि OIC को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। इससे पहले OIC की तरफ से रविवार को एक बयान जारी कर कहा गया था कि भारत में ऐसा माहौल बनाया गया कि कोरोना के फैलने के पीछे मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संकट के बीच ही बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने बीजेपी पर नफरत का वायरस फैलाने का आरोप तक लगा दिया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि लॉकडाउन का दूसरा दौर खत्म होने के बाद की सूरत भी साफ नहीं दिख रही। The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. सोनिया गांधी के बयान के बाद कोरोना पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी पर नफरत का वायरस फैलाने का आरोप लगाकर सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस सरकार के साथ तो जरूर खड़ी होगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस कार्य समिति ने कोरोना से लड़ाई में राज्य सरकारों की राय को नजरअंदाज करने का मुद्दा भी उठा दिया। कोविड के खिलाफ लड़ाई की रणनीति हर स्थान के लिए वहां की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, न कि ऊपर बैठकर और एक ही निर्णय सभी पर एक सिरे से थोपकर लागू करना चाहिए। वहीं सोनिया गांधी के बयान पर सरकार ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। Actually, it is the other way around. We are not bringing in communalism or anything. They are culprits of dividing the society. Why you are want to do? The whole country is one.
राजस्थान के भरतपुर में कोरोना के इलाज के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले एक फर्जी डॉक्टर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि फर्जी डॉक्टर न केवल लोगों का इलाज कर रहा था बल्कि अपने क्लिनिक में लोगों को भर्ती भी करता था। इसकी खबर मिलने के बाद पुलिस ने उसके क्लिनिक पर छापा मारा तो पता चला कि उस शख्स के पास डॉक्टर की कोई डिग्री तक नहीं थी। फर्जी डॉक्टर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसके क्लिनिक को भी सील कर दिया। डिग्री ना होने के बावजूद उनके द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सामने वार्ड बनाया हुआ है और उसमें उन पेशेंट को भर्ती किया हुआ है। उस सूचना पर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा इस वार्ड को सील कर दिया गया है और उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। लॉकडाउन के बीच सरकार ने कई योजनाओं के तहत गरीबों की करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद की। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद दी गई। जनधन योजना के तहत 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले गए। इतना ही नहीं, करीब 3 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को 1,400 करोड़ रुपए दिए गए। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान योजना की पहली किस्त के तौर पर 8 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे करीब 10.5 लाख कर्मचारियों के खाते में उनके PF खाते से करीब 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख की उस चिट्ठी पर विवाद खड़ा हो गया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और BMC से अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को रमजान के महीने में रोजे रखने की इजाजत देने की अपील की। इस चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार रमजान के महीने में मरीजों के लिए सहरी और इफ्तार का अस्पतालों में ही इंतजाम करवाए जिससे मुस्लिम समुदाय के मरीज रोजे रख सकें। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ये ज़रूरत जो मुसलमानों की है वो सरकार पूरी करे या हमसे कांटेक्ट करे, अपने अपने इलाके के MLA से कांटेक्ट करे ताकि ये जो ज़रूरत है लोग की पूरी हो जाए। रईस शेख की इस चिट्ठी पर उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख ने भी जवाब दिया और कहा कि जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है वो रोजे रख सकते हैं। जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है, जो क्वारंटाइन है, जिनके ऊपर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है तो ऐसे लोग तो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जिनका उपचार है, जो पॉजिटिव आ गए हैं तो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए और अपनी सेहत को ठीक कर लेना चाहिए।